नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के इस सुपर फास्ट और बेहद अहम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके प्रोफेसर की भूमिका में हूं और हम आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज हम फार्मेसी अधिनियम 1948 और 2015 के फार्मेसी प्रैक्टिस नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में एक बेहतरीन और जिम्मेदार स्वास्थ्य पेशेवर बनने के लिए आपकी नींव है। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि हम इन जटिल कानूनी बातों को एकदम आसान और याद रखने लायक बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा 6 हिस्सों में बंटा है। हम 1948 अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों से शुरू करेंगे, फिर पीसीआई और राज्य परिषदों के बीच का अंतर समझेंगे, उसके बाद शिक्षा और पंजीकरण की प्रक्रिया, फिर व्यावसायिक नैतिकता और अंत में अपराध, दंड और एक त्वरित प्रश्नोत्तरी। ये सब आपकी क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, फार्मेसी अधिनियम 1948, और आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जरा सोचिए, 1948 से पहले हालात कैसे रहे होंगे। कोई भी इंसान बिना किसी मेडिकल जानकारी के सरेआम दवाएं बेच सकता था। ये तो सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ था, है ना। इसी खतरे को रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया। इसके मुख्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पेशे को नियंत्रित करना, ये सुनिश्चित करना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इस फील्ड में आए, रजिस्टर मेंटेन करना, और सबसे अहम बात, शिक्षा का मानकीकरण करना। इसे आसानी से याद रखने के लिए आप PRSEP का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, यानी पेशे का नियमन, रजिस्टर का रखरखाव, स्वास्थ्य की रक्षा, शिक्षा का मानकीकरण और प्रमाणित अभ्यास। इसे अभी लिख लीजिए, परीक्षा में ये आपको पूरे नंबर दिलाएगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जहां अक्सर छात्र गलती करते हैं। फार्मासिस्ट और पंजीकृत फार्मासिस्ट के बीच का कानूनी अंतर क्या है? बोर्ड परीक्षा में ये सवाल अक्सर घुमा फिरा कर पूछा जाता है। देखिए, फार्मासिस्ट वो है जिसका नाम रजिस्टर में आ गया है, लेकिन एक पंजीकृत फार्मासिस्ट वो है जिसे कानूनी तौर पर दवाएं बनाने और मरीजों को देने का अधिकार मिला हुआ है। मतलब सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आप मरीजों को दवा नहीं दे सकते। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है PCI और राज्य फार्मेसी परिषदों के बारे में। केंद्र और राज्य के बीच का ये ढांचा समझना 5 नंबर के सवालों के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय फार्मेसी परिषद यानी PCI की। ये हमारी सर्वोच्च संस्था है। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें विश्वविद्यालयों से चुने गए सदस्य होते हैं, राज्यों की परिषदों के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ खास विशेषज्ञ होते हैं, और हाँ, मेडिकल काउंसिल के लोग भी होते हैं। ये सब मिलकर अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। असल में PCI ही वो अथॉरिटी है जो पूरे भारत में फार्मेसी की पढ़ाई के मानक तय करती है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि राज्य स्तर पर काम कैसे होता है। आमतौर पर हर राज्य की अपनी एक राज्य फार्मेसी परिषद होती है, लेकिन मान लीजिए 2 या उससे अधिक छोटे राज्य हैं। वे चाहें तो आपसी सहमति से मिलकर एक संयुक्त राज्य फार्मेसी परिषद बना सकते हैं। इससे पैसे और संसाधन दोनों बचते हैं और काम भी आसानी से हो जाता है। इन दोनों के अधिकारों को इस तरह समझिए। PCI हमारे दिमाग की तरह है, जो नियम बनाता है, शिक्षा का स्तर तय करता है, कॉलेजों को अप्रूवल देता है और पूरे देश का केंद्रीय रजिस्टर रखता है। वहीं राज्य फार्मेसी परिषद हमारे हाथ पैर की तरह है, जो जमीनी स्तर पर काम करती है। ये राज्य का रजिस्टर बनाती है, आपको आपका सर्टिफिकेट देती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बिना लाइसेंस के फार्मेसी न चलाए। शिक्षा PCI के हाथ में और कानून लागू करना राज्य में। चलिए अब तीसरे खंड पर आते हैं, आपकी शिक्षा से लेकर आपका पहला लाइसेंस मिलने तक का पूरा सफर। अगर आपको D-Pharma करना है तो कम से कम 12वीं साइंस से पास होना जरूरी है। ये 2 साल का कोर्स है और इसके बाद आपको एक अनिवार्य क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी होती है। इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और रसायन विज्ञान जैसे विषय पढ़ने पड़ते हैं। और सबसे अहम बात, आपका कॉलेज PCI से मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए, वरना आपकी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। सच में। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। बहुत ही आसान है। पहला कदम, अपनी PCI मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा लें। दूसरा कदम, अपनी राज्य फार्मेसी परिषद में अप्लाई करें। सब कुछ सही होने पर आपका नाम प्रथम रजिस्टर में जुड़ जाएगा। लेकिन याद रखिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपको समय समय पर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी कराना होता है। एग्जाम के लिए इस चेकलिस्ट को बिल्कुल रट लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए? आपकी मान्य डिग्री के दस्तावेज, राज्य परिषद को दिया गया आपका पहला आवेदन पत्र और सबसे महत्वपूर्ण, समय पर रिन्यूअल फीस। अगर आपने तय समय पर रिन्यूअल नहीं कराया तो आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ।
व्यावसायिक नैतिकता और 2015 के अभ्यास मानक। ये हिस्सा आपके पेशे की आत्मा है। 2015 के नियमों ने फार्मासिस्ट की परिभाषा ही बदल दी। अब आप सिर्फ काउंटर पर खड़े होकर गोलियां गिनने वाला इंसान नहीं है। आपकी भूमिका एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की है। आपका काम सही दवा देना, मरीजों को दवा खाने का सही तरीका बताना, पूरी ईमानदारी से काम करना और सबसे ज़रूरी बात, मरीज की निजता यानी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करना है। किसी भी मरीज की बीमारी की जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को देना सख्त मना है। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। इसी को हम गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। पढ़ाई आपको थ्योरी सिखाती है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको बताती है कि असल जिंदगी में काम कैसे करना है। इसमें दवाइयों को सही तापमान पर स्टोर करना, मरीजों में दवाओं के किसी भी साइड इफेक्ट या प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया पर नजर रखना शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर के पर्चे और अपनी दुकान के स्टॉक का एकदम पक्का रिकॉर्ड रखना भी इसी का हिस्सा है। अब जरा इस रियल लाइफ स्थिति पर गौर कीजिए। ये बहुत दिलचस्प है। एक फार्मासिस्ट ने मरीज का पुराना रिकॉर्ड देखा और उसे तुरंत समझ आ गया कि डॉक्टर ने जो नई दवा लिखी है वो पुरानी दवा के साथ मिलकर एक जानलेवा रिएक्शन कर सकती है। उस फार्मासिस्ट ने मरीज को बिना डराए चुपचाप डॉक्टर को फोन लगाया, दवा बदलवाई और एक इंसान की जान बचा ली। और सबसे बड़ी बात, उसने ये सब मरीज की प्राइवेसी भंग किए बिना किया। यही है असली नैतिकता। अब आते हैं खंड 5 पर, सामान्य अपराध और कानूनी दंड। एग्जाम में इस हिस्से से पक्के तौर पर सवाल आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कानून को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर कोई इंसान बिना लाइसेंस के फार्मेसी चलाता है या खुद को फार्मासिस्ट बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है या फिर किसी और के सर्टिफिकेट पर अपनी दुकान चलाता है, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। पहली बार पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगता है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं सुधरा तो जुर्माने के साथ साथ सीधे जेल की सजा का भी प्रावधान है। ये जो नंबर 1 है ना, इसे हमेशा याद रखिएगा। व्यावसायिक कदाचार यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक गलती ही आपके नाम को रजिस्टर से हमेशा के लिए मिटाने के लिए काफी है। कोई अनैतिक काम, कोई नकली दवा बेचना, बस एक गलती और आपकी बरसों की मेहनत और पूरा करियर एक झटके में खत्म। इसलिए इस पेशे में ईमानदारी से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और अब आखिरी खंड, परीक्षा के लिए हमारी त्वरित प्रश्नोत्तरी। तैयार हैं आप सब? चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। सवालों से पहले ये रही आपकी 5 नंबर वाली चीट शीट। बस इन 4 बातों को दिमाग में बिठा लीजिए। 1948 का अधिनियम मतलब शिक्षा और रजिस्ट्रेशन। पीसीआई मतलब केंद्र सरकार के मानक। एसपीसी मतलब आपके राज्य का रजिस्टर। और पीपीआर 2015 का मतलब है मरीज की देखभाल और आपकी नैतिकता। बस ये हिस्सा आपको एग्जाम में पूरे 5 नंबर दिला सकता है। तो पहला सवाल आपके लिए, जरा सोचकर बताइए कि पूरे देश के फार्मासिस्टों का केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखने की जिम्मेदारी किस निकाय की है और ये किस अधिनियम के तहत होता है? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है भारतीय फार्मेसी परिषद यानी पीसीआई, और ये फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी है। अगर किसी फार्मासिस्ट का लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है लेकिन फिर भी वो चोरी छिपे दवाइयां बेचता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? याद आया कुछ? हमने अभी बात की थी। इसका जवाब है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करने जैसा ही बड़ा अपराध माना जाएगा। उस पर मोटा जुर्माना लगेगा और बार बार करने पर उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नियम बहुत कड़े हैं। और आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए ये एक आखिरी सवाल दे रहा हूँ। कल को जब आप एक फार्मासिस्ट बनेंगे तो आप अपनी असल जिंदगी में ईमानदारी और नैतिकता को कैसे निभाएंगे ताकि लोगों की सेहत हमेशा सुरक्षित रहे? याद रखिए, आपकी ईमानदारी ही देश के स्वास्थ्य की रीढ़ है। आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अगर कोई भी डाउट हो तो इस मास्टर क्लास को दोबारा जरूर देखिएगा। सीखते रहिए और एक शानदार फार्मासिस्ट बनिए।